तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है ऊष्मा रसायन, थर्मोकेमिस्ट्री। ओके। आज हम इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है हमारा क्या, स्वतः या सहज प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर हम इसके बाद एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, स्वतः या सहज प्रक्रम मतलब ऐसे प्रक्रम जो एक ही दिशा में स्वतः चलते हैं या जिन्हें एक बार प्रारंभ कर दिया जाए तो स्वतः चलते रहते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। ये अत्यधिक तीव्र या मंद हो सकते हैं। समझ गए बच्चों कि ऐसे प्रक्रम जो एक ही दिशा में अपने आप चलते हैं या फिर जिन्हें एक बार अगर हम प्रारंभ कर दें तो वो लगातार उस दिशा में चलते रहते हैं, तो ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं क्या, स्वतः या सहज प्रक्रम। ये बहुत तीव्र भी हो सकते हैं और मंद भी हो सकते हैं, धीरे धीरे चल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के प्रक्रम को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे देखो एग्जांपल्स में समझें, स्वतः चलने वाले प्रक्रम, गैसों का विसरण निःसरण, कि गैसें अगर हम जो दो गैसों को मिलाएं तो अपने आप मिल जाएंगी। किसी सिलेंडर में गैस उच्च दाब पर भरी है और आप उस सिलेंडर का जो रेगुलेटर ऑन कर दो तो गैस धीरे धीरे बाहर निकलाएगी, तेजी से भी निकल सकती है ना। तो ये अपने आप चलेगा, इसको आपको चलाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप जो है गैसों को मिक्स कर दो, अपने आप मिल जाएंगे। लवण को आप पानी में मिला दो, चीनी को पानी में मिला दो, अपने आप घुल जाएगा, इसमें आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक इसी तरह ऊष्मा की बात करें कि कोई रॉड गर्म है तो ऊष्मा अपने आप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित हो जाएगी, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से वाष्पीकरण, किसी द्रव को आप खुला रख दो तो धीरे धीरे अपने आप वाष्पीकृत होता रहेगा, ये अपने आप चलता है प्रक्रम। कम ताप पर गैसों का द्रवण, जैसे ठंड के दिनों में आप देखते हैं कोहरा जम जाता है या गाड़ियों के ऊपर जो है जल वाष्प इकट्ठी हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। तो ये ऐसे प्रक्रम हैं जो स्वतः चलते, इन्हें चलाने की जरूरत नहीं है एक कोई परफेक्ट कंडीशन में। और कुछ ऐसे प्रक्रम जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की जरूरत है, फिर वो लगातार चलते रहेंगे। जैसे ईंधन का दहन है, आप एक बार कोयला जला दो या एक बार आप गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस ऑन कर दो, जला दो उसको, मोमबत्ती जला दो, है ना, गाड़ी को स्टार्ट कर दो, मान लो आप पेट्रोल जल रहा है, तो एक बार अगर इनको स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर ये अपने आप निरंतर चलते रहेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, जिन्हें एक बार स्टार्ट करने की जरूरत होती है, फिर वो लगातार निरंतर चलती रहती है ना। ठीक इसे विस्फोटक केमिकल्स जो होते हैं उनको हम एक बार आग लगा दें फिर वो जलते रहेंगे खुद ही। तो ये सब प्रक्रम है बच्चों, स्वतः प्रक्रम जो अपने आप चलने वाले हैं या इन्हें एक बार प्रारंभ कर दें तो ये स्वतः चलते रहेंगे। ऐसे प्रक्रम प्रकृति में ही घटित होते हैं और ये सब अनुत्क्रमणीय रूप से चलते हैं एक ही दिशा में। तो स्वतः प्रावर्तिक प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी होते हैं। फिर हम आते हैं अस्वतः या असहज प्रक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो देखो ऐसे प्रक्रम जो ना तो स्वतः चलते हैं, मतलब ये अपने आप कभी प्रारंभ नहीं हो सकते और ना ही अगर आप एक बार इन्हें प्रारंभ कर दें तो स्वतः चलते रहे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अर्थात इन्हें निरंतर चालू रखना है, निरंतर इनको ऑन रखना है, तो बाहरी सहायता की लगातार हर पद में आवश्यकता होगी। ये अपने आप कभी नहीं चल सकते और ना ही आप सोचें कि नहीं एक बार प्रारंभ कर दें और खुद ही चलते रहे, ऐसा नहीं है। अगर इनको निरंतर चालू रखना है तो आपको बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी, वो कहलाते हैं अस्वतः या असहज प्रक्रम। जैसे ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाह, कभी भी ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर कभी प्रवाहित अपने आप नहीं हो सकती और ना ही आप सोचे कि एक बार हम प्रवाहित करना शुरू कर दें और होती रहे। इसके लिए अगर आपको करना है तो आपको हमेशा कोई ना कोई बाहरी तंत्र की आवश्यकता होगी। जैसे आप देखते हैं रेफ्रिजरेशन है तो विद्युत की उपस्थिति में ही संभव है, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी इस तरह का प्रवाह पॉसिबल है। जल का निचले भाग से ऊपरी भाग की ओर प्रवाह, अब पानी को अगर आप नीचे से और बिल्डिंग में ऊपर भेजना चाहें
तो आपको मोटर ही चालू करनी होगी, बिना मोटर चालू किए वो कभी नहीं हो सकता। और जब तक मोटर चालू रहेगी तब तक जाएगा, वरना रुक जाएगा। ठीक है। इसी तरह बैटरी का आवेशन, चार्जिंग। अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचें कि लाइट बंद कर दें और बैटरी चार्ज होती रहे, ऐसा नहीं है। बाहर से जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी तब तक बैटरी चार्ज होती रहेगी, वरना बंद हो जाएगी। विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन भी एक प्रकार का आवेशन ही है। तो इस तरह से विद्युत अपघटन भी तभी तक चलेगा जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसे चलाने के लिए बार बार बाहरी सहायता की जरूरत पड़े, अगर आप सहायता हटा देते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो ऐसा ही अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ये कहलाएगा, असहज या, ठीक है, अस्वतः प्रक्रम। ये भी अनुत्क्रमणीय रूप से ही चलते हैं। तो यहां तक बात समझ गए अब अच्छी तरह से। अब आता है कि स्वतः प्रवर्तन के प्रेरक बल, मतलब जो प्रक्रम प्रकृति में स्वतः चल रहे हैं, अनुत्क्रमणीय रूप से चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, उनको चलाने वाले उत्तरदायी बल क्या है। तो ऐसे बल जो प्रक्रम का स्वतः प्रवर्तन कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रेरक बल। तो इस स्वतः प्रवर्तन को बताने के लिए दो प्रेरक बल दिए गए हैं कि ब्रह्मांड में जो भी प्रक्रम अपने आप चल रहा है, ठीक है, स्वतः चल रहा है, तो उनको चलाने वाले जो बल हैं वो कौन से। क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। तो पहला कारण दिया गया, या पहला जो प्रेरक बल है वो है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, मिनिमम एनर्जी स्टेट प्राप्त करना। मतलब डेल्टा एच निगेटिव, मतलब इसमें ये बोला गया कि प्रक्रम के दौरान यदि तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है, मीन्स डेल्टा एच निगेटिव हो जाता है, तो प्रक्रम स्वतः चलेगा। समझ गए ना, कि न्यूनतम ऊर्जा अवस्था का एक नियम दिया गया कि ऐसा कोई भी प्रक्रम स्वतः चलेगा जिसके चलने से तंत्र की ऊर्जा में कमी आ जाए, मीन्स डेल्टा एच निगेटिव हो जाए। जैसे दहन है, तो जब कोई चीज जलाई जाती है, दहन होता है, तो उसमें निकलती है और वो तंत्र जो है अपने आप को उत्पाद के रूप में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। सभी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ले सकते हैं, चाहे वो रासायनिक रूप से कोई भी प्रक्रम चले। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होने से तंत्र की जो उच्च ताप वाला भाग था उसकी ऊष्मा कम होने से ऊर्जा कम होगी और वो ज्यादा स्थायी होगा। जल का स्वतः प्रवाह, तो ऊपर से नीचे की तरफ जल क्यों बहता है, ताकि वो अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था को प्राप्त कर ले, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाए, इस तरह के। तो ये है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, जो कि प्रेरक बल है स्वतः प्रवर्तन की। लेकिन कुछ सीमाएं मिल गई। देखो कैसे, जैसे वाष्पीकरण, गलन, ऊर्ध्वपातन, ये सब ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, लेकिन अपने आप चलते नहीं है। कि वाष्पीकरण, पानी को खुला रख दो अपने आप वाष्पित हो जाएगा, कोई चीज उच्च ताप पर रख दो गल जाएगी। ऊर्ध्वपातन, तो ये सब ऊष्मा शोषी हैं फिर भी स्वतः चलते हैं। जबकि इस धारणा में बोल रहा है कि निम्न ऊर्जा अवस्था प्राप्त करेगा तभी स्वतः चलेगा। तो यहाँ पर सीमाएं लग रही हैं। ऐसे विसरण, निसरण, इनमें भी स्वतः प्रवर्तन होता है, लेकिन इनमें तो कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी अपने आप चल रहे हैं। तो सभी जो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, हम उनकी व्याख्या केवल निम्न ऊर्जा अवस्था से नहीं कर सकते। ये सीमाएं ये बताती है। फिर दूसरा जो प्रेरक बल बताया गया वो है उच्च अनियमितता की अवस्था की प्राप्ति। मतलब है कि कोई भी तंत्र आप देख लो दुनिया में जो चल रहे हैं, आप ये देखोगे कि वो उस तरफ अपने आप चल रहे हैं जहां तंत्र में अनियमितता हो। आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक भीड़ को नियंत्रित करना हो, नियमित करना हो, तो बाहरी फोर्स की आवश्यकता होगी, लेकिन भीड़ को बिखराव करना है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बिखर जाएगी, नहीं है। तो यही इसमें बोला गया कि इसके अनुसार यदि प्रक्रम के दौरान तंत्र के कणों में अनियमितता उत्पन्न होगी तो प्रक्रम स्वतः चलेगा। मतलब दूसरा जो प्रेरक बल बताया गया वो है अनियमितता। तो दुनिया में देख लो जो भी प्रक्रम अपने आप चल रहे हैं वो उस दिशा में ज्यादातर चल रहे हैं जहां उनमें उनके कणों में अनियमितता आ रही है। मीन्स इसको बोलते हैं एंट्रोपी परिवर्तन का धनात्मक होना। जैसे वाष्पीकरण, पानी रखा है तो पानी में कण ज्यादा बंधित हैं, बंधे हुए हैं, नियमित हैं, लेकिन अगर वो वाष्प में बदल जाते हैं, गैस में, तो बिखराव आ जाएगा और इस तरह से वो अपने आप को ज्यादा स्थायी बना लेगा। विसरण में देख लो, गैसों को एक सिलेंडर में भरा है, छोड़ दो अपने आप मिलकर एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनियमितता आ जाएगी। घुलनशीलता, लवण जब तक ठोस है, क्रिस्टल के फॉर्म में है, नियमित व्यवस्था में है कण,
लेकिन आपने उसको पानी में डाल दिया, वो कण बिखर गए, अनियमितता आ गई। तो अपने आप चल रहा है। दहन देख लो, जला दो, कण बिखर गए गैस बन के। तो ये सब अनियमितता की तरफ दिख रहे हैं। फिर इसमें भी आपको सीमाएं दिख जाएंगी कि गैसों का द्रवीकरण देखो आप, कम ताप पर अपने आप हो जाता है, जबकि वो तो गैसों से द्रव की ओर जा रहा है। अनियमितता से नियमितता की तरफ आ रहा है। क्रिस्टलीकरण देख लो, लिक्विड में कण बिखरे हुए हैं, क्रिस्टल बन के एकत्रित हो गए, नियमित हो गए। तो अनियमितता से नियमितता की ओर चल रहे हैं ये प्रक्रम। तो फिर यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो स्वतः प्रक्रम है उनके चलने में केवल अनियमितता ही उत्तरदायी है। इसकी भी सीमाओं से ये पता चल रहा है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त दोनों प्रेरक बलों में से किसी भी एक बल द्वारा सभी स्वतः प्रावर्तित प्रक्रमों का प्रवर्तन स्पष्ट नहीं किया जा सकता। बात समझ गए ना, कि जो ऊपर आपने देखे उनमें से कोई भी एक बल ऐसा नहीं है जो जितने भी स्वतः प्रावर्तित प्रक्रम चल रहे हैं उनका सबका प्रवर्तन आप इसी से स्पष्ट कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों प्रक्रमों में देखो आप, ठीक है, तो एक ही चीज दिख रही है कि इन दोनों प्रेरक बल तंत्र को अधिक स्थायी बनाते हैं। ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि चाहे वो कम ऊर्जा की अवस्था हो तो भी तंत्र अपने आप को ज्यादा स्थायी बना रहा है, या अनियमित हो रहा है तो भी तंत्र अपने आप को ज्यादा स्थायी बना रहा है। तो सीधा सा है कि दोनों प्रेरक बल तंत्र को अधिक स्थायी बनाते। अतः प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तन का एक समग्र आधार, सोल क्राइटेरिया अगर आप देखें तो तंत्र द्वारा प्रक्रम में अधिक स्थायित्व प्राप्त करना है। सीधा सा कि दुनिया में ऐसा प्रक्रम अपने आप चलेगा जिसके चलने से तंत्र में स्थायित्व बढ़ जाए। अब चाहे वो ऊष्मा उत्सर्जन करके हो चाहे अव्यवस्था बढ़ा। अतः ऐसा प्रक्रम स्वतः चलेगा जो ऊष्मा क्षेपी एवं तंत्र में अनियमितता उत्पन्न कर दे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर तंत्र को ज्यादा स्थायी बनाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा तंत्र जो स्वतः चलते हैं उनका समग्र आधार क्या है? तो उनका समग्र आधार है तंत्र में स्थायित्व प्राप्त करना। और ये स्थायित्व दो स्थितियों में मिलता है, या तो प्रक्रम में बिखराव हो जाए या तंत्र में ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाए। तो ऐसे प्रक्रम दुनिया में किसी भी ताप पर स्वतः चलेंगे जिनके चलने में ऊष्मा का उत्सर्जन हो और अनियमितता उत्पन्न हो। जैसे दहन है, दहन आप देख लो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी हो, एक बार स्टार्ट कर दो निरंतर चलता रहेगा। समझ गए ना? तो इस तरह से ये है निष्कर्ष। अब हम आते हैं, अगला जो डेफिनेशन है वो है एंट्रोपी। तो देखो बच्चों, अभी जो अनियमितता की बात की मैंने आपसे कि तंत्र को अपने आप स्थायी बनाना है, तंत्र को अपने आप को स्थायी बनाना है, तो आप देख रहे हैं वो अनियमितता की ओर चलता है। तो एक क्लासियस साइंटिस्ट था जिसने इसी अनियमितता को एक फंक्शन के रूप में परिभाषित किया। इसी फंक्शन को बोला गया एंट्रोपी, जिसका सिंबल है एस। ऊष्मागतिक गुण जो तंत्र के घटक कणों में अनियमितता उत्पन्न कर देता है वही है एंट्रोपी। सीधी सी बात है कि इस तरह तंत्र के घटक कणों में अनियमितता की माप ही क्या है? एंट्रोपी। मतलब एक ऐसा ऊष्मागतिक गुण जो तंत्र के कणों में अनियमितता उत्पन्न कर देता है। मीन्स सीधा सीधा है, तंत्र में जितनी ज्यादा अनियमितता घटक कणों में, तंत्र में उतना ही ज्यादा ये ऊष्मागतिक गुण होगा, मीन्स एंट्रोपी। ध्यान रखें, एंट्रोपी तंत्र में कणों की अनियमितता से जुड़ा है। तंत्र की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसा भी हो, नियम के अनुसार अगर ठोस से द्रव जाने में अनियमितता बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, या द्रव से ठोस जाने में अनियमितता बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, एंट्रोपी घटक कणों की अनियमितता से जुड़ी है, ना कि केवल अवस्था से। अब एक जनरल एग्जांपल से देखें कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तन चल रहा है। तो ठोस से द्रव की तरफ बढ़े तो अनियमितता बढ़ती है, फिर द्रव से गैस की तरफ चले तो अनियमितता बढ़ेगी। तो इसका मतलब है गैस एक ऐसी अवस्था है जहां तंत्र अधिकतम संभावित रूप से क्या हो जाता है? अनियमित हो जाता है। इसका मतलब है ठोस से गैस की तरफ अगर हम चलते हैं तो एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी। ये मैक्सिमम केस में आपको दिखेगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी कणों की व्यवस्था की अनियमितता से जुड़ी है, ना कि केवल भौतिक अवस्था परिवर्तन से। कि आप सिर्फ भौतिक अवस्था देख लें कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस है तो ही एंट्रोपी बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एंट्रोपी कणों की अव्यवस्था से जुड़ी है। जैसे
गैसों या द्रवों के मिश्रित होने पर तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, जबकि भौतिक अवस्था सेम बनी रहती है। दो द्रवों को मिला दो, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दो गैसों को मिला दो, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो तंत्र में कणों की अव्यवस्था बढ़ जाती है। अंडे को गर्म करने पर कठोर होता है, तो यहाँ पर द्रव से ठोस में बदल रहा है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ती है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जब तक अंडे में लिक्विड भरा हुआ है वो प्रोटीन होता है, और उसमें प्रोटीन की पेप्टाइड चेन बहुत ही नियमित ढंग से होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क संरचनाएं होती हैं जो बहुत नियमित रूप से होती है, और उसी के कारण प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है। लेकिन आपने उसको गर्म कर दिया तो वो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाती हैं और एक दूसरे से उलझ जाती हैं, जिसके कारण ही अंडे को गर्म करने पर वो कठोर हो जाता है। तो टुकड़े टुकड़े हो गए पेप्टाइड चेन के, जिससे कणों की संख्या बढ़ गई और अंडा लिक्विड से ठोस में जा रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से रबर के तनन में एंट्रोपी घटती है, भले ठोस अवस्था नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि जब तक कुंडलित श्रृंखलाएं हैं तब तक अनियमितता ज्यादा है। आपने खींच दिया तो जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों? एक नियमित हो जाएंगी, और इस तरह से श्रृंखला नियमित हो जाने से उसमें क्या हो जाएगा? एंट्रोपी घट जाती है। तो ये है एंट्रोपी के बारे में। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो तंत्र के कणों में अनियमितता बढ़ा दे वो एंट्रोपी बढ़ाएगा, चाहे तंत्र ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं एंट्रोपी के लक्षण के बारे में। एंट्रोपी एक मात्रात्मक और अवस्था फलन। मात्रात्मक गुण है कि तंत्र छोटा है तो अव्यवस्था ज्यादा या कम होगी, बड़ा है तो ज्यादा होगी। अवस्था फलन है क्योंकि डेल्टा एस S2 माइनस S1 से निकाल सकते हैं। एंट्रोपी, ठीक है। फिर आता है एंट्रोपी T ताप पर उत्क्रमण रूप से अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है, कि अगर आप तंत्र T ताप पर उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा अवशोषित करता है तो Q/T का रेशियो ही एंट्रोपी चेंज होगा बच्चों। समझिए ना कि जब तंत्र एक स्थिर ताप पर कोई ऊष्मा का अवशोषण करता है तो ऐसे में तंत्र के कणों में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ताप चेंज नहीं होने दोगे तंत्र का, तो तंत्र में दी गई ऊष्मा का काम एक ही होगा कि उसके कणों में बिखराव लाए, ताकि वो अपनी ऊष्मा को सही ताप को स्थिर रख सके। तो इसीलिए एंट्रोपी चेंज जो है Q/T से भी निकाला जाता है। अब यदि हम इसी संबंध को देखें कि यदि तंत्र का ताप स्थिर कर दें, एक फिक्स कर दें, तो डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, मतलब तंत्र का यदि ताप परिवर्तित ना होने दें, तंत्र का ताप स्थिर रखेंगे, तो तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा केवल तंत्र के कणों में अनियमितता बढ़ाएगी, और जितनी ज्यादा ऊष्मा अवशोषित होगी उतना ज्यादा अनियमितता बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि अगर तंत्र का ताप नहीं बढ़ने दे रहे हैं आप, तो तंत्र की ऊष्मा का कोई ना कोई कार्य तो होगा, तो वो कणों में अनियमितता बढ़ाती जाएगी। तो इस तरह से अब यदि ऊष्मा की मात्रा स्थिर कर दें कि समान ऊष्मा अलग अलग ताप पर तंत्र को दी जाए, जैसे पानी रखा है, मान लो हम बर्फ के रूप में है पानी, और एक पानी ऐसा लें जिसमें गैस के वाष्प के रूप में है, तो अगर हम बर्फ को, कम ताप पर है पानी, तो बर्फ को उतनी ऊष्मा दें, मान लो 10 किलो जूल, तो जितना एंट्रोपी चेंज होगा अगर वो मेजर करें, और फिर उतनी ही ऊष्मा 10 किलो जूल मान लो हम 100 डिग्री या उससे ऊपर के ताप पर दें, और फिर एंट्रोपी चेंज देखें, तो हम देखेंगे कि निम्न ताप पर तंत्र में एंट्रोपी ज्यादा बदलती, जबकि उच्च ताप पर एंट्रोपी ज्यादा नहीं बदलती। सीधी सी बात है, जहां तंत्र का तापमान कम है वहां दी गई ऊष्मा तंत्र के कणों में ज्यादा अव्यवस्था उत्पन्न कर देगी, लेकिन जहां ताप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वहां पर तंत्र ऑलरेडी ही अव्यवस्थित रूप से होंगे। अब आप उतनी ऊष्मा दोगे तो व्यवस्था उतनी जल्दी अव्यवस्था रूप में नहीं बदलेगी जितनी कम ताप में बदल रही है। तो ध्यान रखें, ये लिखा है, अर्थात तंत्र के कम ताप पर अवशोषित ऊष्मा उच्च ताप पर अवशोषित तुल्य ऊष्मा की अपेक्षा अधिक अनियमितता उत्पन्न करती है। डायग्राम से समझ सकते हैं, ये है डेल्टा S1 और डेल्टा S2, मतलब इनके एंट्रोपी है। इसको भी Q ऊष्मा दी गई, इसको भी Q ऊष्मा दी गई। T कम है और T2 ज्यादा है, समझिए ना। मतलब जहां डेल्टा S1 है वहां का टेम्परेचर कम है, जहां डेल्टा S2 है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप देखोगे डेल्टा S1 ज्यादा होगा देन डेल्टा S2 का उतनी ही ऊष्मा, मतलब कम ताप पर एंट्रोपी चेंज ज्यादा होते हैं। फिर अगर हम यहाँ Q की और Q यहाँ पर कि तापमान समान रखो आप T1 T1, और दो तंत्रों को आपने ऊष्मा दी, एक को Q1 दी और एक को Q2, तो जहां पर Q2 ज्यादा है
वहां पर H2 ज्यादा होगी, ज्यादा ऊष्मा तो एंट्रोपी चेंज भी ज्यादा आएगा। बात समझ गए? तो इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन बनता है। फिर हम आते हैं, अगर किसी रासायनिक प्रक्रम में आपको डेल्टा एस देखना है तो डेल्टा एन जी देखो। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो ध्यान रखें एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है, समझ गए ना, तो डेल्टा एस भी निगेटिव होगा, और अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एस भी जीरो होगा। जैसे यहां देखो, अब N2+3H2 मिलकर 2 अमोनिया बना रहे हैं, डेल्टा एन जी निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर है डेल्टा एन जी, तो आप जानते हैं उत्पाद में से अभिकारक के मूल घटा दो, तो डेल्टा एन जी निगेटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा एस निगेटिव हो गया। यहाँ पर देखो डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एस भी जीरो है, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, या एंट्रोपी घटेगी तंत्र की। और लास्ट वाले में देखो PCl5 से PCl3 और Cl2 बना, तो डेल्टा एन जी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। अगर मान लो समान ताप और दाब पर आपको विभिन्न अणु दिए गए हों और उनकी परमाणविकता अलग अलग है, तो ध्यान रखें तंत्र के अणु की एंट्रोपी परमाणविकता के समानुपाती होगी। मतलब हीलियम से ज्यादा H2, H2 से ज्यादा O3, O3 से ज्यादा P4, PCl5, उससे ज्यादा SF6, उससे ज्यादा IO7। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर कोई तंत्र खुला है, खुले या बंद पात्र में प्रक्रम के दौरान कुल एंट्रोपी परिवर्तन आपसे पूछा जाए, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू होता है डेल्टा एस वातावरण प्लस डेल्टा एस तंत्र, जो कि निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। अगर खुला या बंद पात्र है और प्रक्रम चल रहा है, तो प्रक्रम के दौरान कुल एंट्रोपी परिवर्तन हम इससे निकालते हैं। अगर डेल्टा एस जीरो आ जाता है तो आप कहेंगे कि तंत्र और वातावरण के बीच में एक साम्य अवस्था लागू है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आता है, मींस धनात्मक आता है, तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तन होगा, प्रक्रम का स्वतः चलेगा। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो, तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन निकालना है आपको। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र, माना कि एक तंत्र और वातावरण का ताप बिल्कुल बराबर है। देखो उत्क्रमणीय का मतलब है कि तंत्र और वातावरण के बीच में भौतिक गुणों का, या कहें कि जो ऊष्मागतिक गुणों का आदान प्रदान होता रहेगा उत्क्रमणीय रूप से। तो ऐसा तभी है जैसे तंत्र और वातावरण का ताप अगर बराबर है, तो Q ऊष्मा, मान लिया जाए कि Q ऊष्मा उत्क्रमणीय रूप से तंत्र से वातावरण के मध्य स्वतः विनिमय करेगी। ठीक है, कि Q ऊष्मा वातावरण से तंत्र में आ जाएगी या तंत्र से निकल के वातावरण में चली जाएगी, तो ये स्वतः चलता रहेगा अपने आप। तो ये मान लिया जाए कि वातावरण एंट्रोपी परिवर्तन, हम ये मान लें कि तंत्र का तापमान कम है और वातावरण का ज्यादा है, या सॉरी तापमान बिल्कुल बराबर है, सॉरी, कि तंत्र वातावरण के तापमान T1 बिल्कुल बराबर है। अब वातावरण से Q ऊष्मा कहाँ आ गई, तंत्र के अंदर, तो वातावरण का एंट्रोपी परिवर्तन हम लिखेंगे -Q/T1। ठीक है, तो तंत्र का एंट्रोपी परिवर्तन लिखेंगे +Q/T1। ठीक है, तो तापमान तो दोनों के बराबर है, तो तंत्र का कुल एंट्रोपी परिवर्तन जब आप निकालोगे तंत्र वातावरण का, तो -Q/T1 +Q/T1, तो ये जीरो आएगा। इसका मतलब है कि अगर प्रक्रम उत्क्रमणीय रूप से चल रहा है तो कुल एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होगा, मतलब ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए ना, कि उत्क्रमणीय रूप से अगर हम देखें तो तापमान वातावरण और तंत्र का बराबर लें, तो Q उसमें अगर वातावरण से तंत्र में आएगी तो तंत्र का एंट्रोपी परिवर्तन तो उतना धनात्मक होगा, तो उतना ही ऋणात्मक वातावरण का हो जाएगा। और ऐसे में टोटल एंट्रोपी चेंज जब निकालोगे तो जीरो होगा, मीन्स ऐसे प्रक्रम का एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होगा। दूसरा है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन। अब मान लिया जाए बच्चों की अगर वातावरण का तापमान और तंत्र के तापमान में अंतर है, ठीक है, तब क्या होगा, ऐसे में ऊष्मा का जो प्रवाह है किसी एक दिशा में स्वतः होगा। अगर तंत्र का तापमान ज्यादा है और वातावरण का कम है, तो तंत्र से ऊष्मा निकल के वातावरण में चली जाएगी स्वतः, लेकिन उल्टा नहीं होगा। या वातावरण का तापमान ज्यादा है तो तंत्र में ऊष्मा स्वतः आ जाएगी, लेकिन इसका उत्क्रमणीय रूप नहीं मिलेगा। अब हम ये मान लें कि यदि वातावरण का ताप T1 तंत्र के ताप T2 से कम है, ठीक है, कि एक वातावरण है जिसका तापमान T1 है और तंत्र का तापमान है T2, तंत्र के तापमान T2 से कम है, तब ऐसे में क्या होगा कि Q ऊष्मा अनुक्रमणीय रूप से तंत्र से वातावरण में उत्सर्जित हो जाएगी। बात समझ गए ना, कि अगर तंत्र का तापमान ज्यादा है और वातावरण का कम है,
तो ऊष्मा स्वतः ही तंत्र से कहाँ जाएगी, वातावरण में। तो वातावरण का एंट्रोपी परिवर्तन तो T1 ताप पर क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। वातावरण का तापमान T1 है, तो T1 में जो ऊष्मा आ रही है प्लस Q, तो वातावरण का एंट्रोपी परिवर्तन होगा प्लस Q अपॉन T1। और तंत्र की बात करें तो उतनी ऊष्मा निकल के चली गई है, तो माइनस, और जो भी तापमान है T2 वो लिया जाए। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, वातावरण और तंत्र, तो वातावरण का हो गया प्लस Q अपॉन T1 माइनस तंत्र का हो गया माइनस Q अपॉन T2। Q कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो Q इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, क्योंकि T2 माइनस T1, तो T2 ग्रेटर देन T1 है, ऐसे में डेल्टा T पॉजिटिव आएगा, Q तो पॉजिटिव रहेगा ही। इसका मतलब है कि एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक हो गया। मींस जितने भी अनुत्क्रमणी प्रक्रम होते हैं उनमें एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होगा। मींस ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी बढ़ेगी, और यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी है कि ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी प्रक्रम चलें जो अनुत्क्रमणी रूप से चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उनमें ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब अव्यवस्था ब्रह्मांड में लगातार निरंतर बढ़ेगी। और यही हमें प्रूव कर दिया हमने कि अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा बच्चों, धनात्मक, मतलब ऐसे प्रक्रम खुद ही चलेंगे, इनको चलाने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब मान लिया जाए कि ऐसा लिखा है H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में कन्वर्जन चल रहा है एट 273 केल्विन। तो निम्नलिखित तापों पर प्रक्रम का स्वतः प्रवर्तन स्पष्ट कीजिए। 272 केल्विन, 273 केल्विन, 274। तो देखो तंत्र का तापमान तो हम ले लेंगे 273, ठीक है, और वातावरण का एक बार लेंगे हम 272, एक बार 273 और एक बार 274। तो पहली कंडीशन 272 केल्विन पे, तो T1 मतलब तंत्र का तापमान ले लो आप 273 केल्विन, और T2 हो गया 272। तो जब तंत्र का तापमान ज्यादा और वातावरण का कम है, तो ऊष्मा तंत्र से निकल के वातावरण में जाएगी। तो तंत्र का ऊष्मा परिवर्तन होगा माइनस Q अपॉन 273, तो वातावरण का होगा Q अपॉन 272। डेल्टा T निकालो आप, तो वातावरण की जगह तो आ गया Q अपॉन 272 माइनस तंत्र की जगह हो गया Q अपॉन 273, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि 273 माइनस 272 अपॉन 272 इंटू 273 इंटू Q, तो ये होगा पॉजिटिव। मीन्स लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन स्वतः चलेगा 272 केल्विन पर। अगर जल का तापमान कितना है, या तंत्र का तापमान 273 था, तो 272 केल्विन पर तंत्र अपने आप लिक्विड से किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड। अब आते हैं 273 पर। तो देखो वही फिर मान लें कि अगर तंत्र का ऊष्मा निकल रही है 273 पर, तो वातावरण में 273 में जा रही है, तो वातावरण का प्लस में हो जाएगा वो एंट्रोपी परिवर्तन, और तंत्र का माइनस। अब आप इसको रख के देखोगे तो 273 माइनस 273 अपॉन 273 गुणा 273, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब है डेल्टा टोटल 0 होगा। तो तंत्र और वातावरण के बीच में साम्य बना रहेगा, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता रहेगा। अब हम आ जाते हैं 274। तो वातावरण का तापमान 274 है और तंत्र का है 273, तो सीधा सीधा है कि वातावरण से ऊष्मा निकल के तंत्र में जाएगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो वातावरण का होगा माइनस Q अपॉन 274 और तंत्र का होगा प्लस Q अपॉन 273। फिर फॉर्मूले में रख लो आप वातावरण का और तंत्र का, तो इस तरह से ये आएगा 273 माइनस 274 अपॉन ये इंटू Q, तो जो निगेटिव, मतलब ऐसा प्रक्रम स्वतः प्रवर्तन दर्शाएगा, ये अपने आप कभी नहीं होगा 274 में लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित हो जाए, ऐसा प्रक्रम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट बचता है हमारा प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। विभिन्न प्रक्रमों में तंत्र का एंट्रोपी परिवर्तन, तो मैं यहाँ एक बता देता हूँ, समतापी प्रक्रम हमारे। तो डेल्टा एस टी हम ऐसा लिखें Q अपॉन T, चूंकि Q इक्वल टू, अपन ने ये प्रूव किया है, ठीक है, कार्य में आया था समतापी प्रक्रम में कि Q इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो मैं यहाँ Q की जगह ये फॉर्मूला रख दूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा T इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन V1। ये अगर हम प्रेशर दे रखा है तो P1 अपॉन V2। समतापी प्रसार होगा तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा, तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा। संकुचन होगा तो V1 ग्रेटर देन V2 होगा, तो यही नेगेटिव हो जाएगा।
समझ गए? तो प्रसार होता है गैस का तो एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा और संकुचन है तो नेगेटिव। समतापी प्रक्रम द्वारा गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, तो ये मान लें कि दो गैस ए और बी को मिलाया गया जिनके प्रारंभिक आयतन Va और Bb हैं तथा आयतन के संगत मूल Na और Nb। अब एक का प्रारंभिक आयतन Va है और मिलाने के पश्चात कुल आयतन तंत्र का हो जाएगा Va प्लस Bb, क्योंकि दोनों गैस मिल गई। ऐसे V के लिए लगाएं तो हम SA के लिए लेंगे तो हो जाएगा 2.303 NaR log Va प्लस Bb अपॉन Va। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, पलट दें, तो यह माइनस साइन आ जाएगा और यहां पर ये है ए का मूल प्रभाज, तो हो जाएगा Va अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब ए का आयतन अपॉन कुल आयतन। तो ये हो गया ऐसे इक्वल टू -2.303 NaR log XA। ऐसे ही SB के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा -2.303 NbR log XB। दोनों को जोड़ दो तो मिक्सचर की एंट्रोपी, मिक्सिंग की एंट्रोपी निकालने का ये फॉर्मूला बन गया -2.303 R Na log XA प्लस Nb log XB। ये क्वेश्चन इस तरह का एक दिया हुआ है। 11.2 लीटर H2 11.2 लीटर O2 को एक पात्र में मिश्रित किया जाए तो प्राप्त मिश्रण का एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। तो हम पहले H2 के मोल निकाल लें, फिर O2 के मोल निकाल लें, दोनों के मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले में रख दो आप। तो इस तरह से मैंने ये दोनों में है 0.5 log 0.5 प्लस 0.5 log 0.5, तो कॉमन ले लें तो 2 हो गया और इनटू ये है 0.5 log 1/2, या हम ऊपर कर दें तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये आया 5.76 जूल पर मोल। इस तरह से, ठीक है। एक मोल के लिए अगर मान लो आपको इस तरह से दिया है, एक मोल गैस के लिए या दाब 1 atm से 0.5 atm होता है, तो परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, तो P1 अपॉन P2। तो इस तरह से 1 अपॉन P1 था 1 और हो गया 0.5, तो ये आ जाएगा 1.386 कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा एंट्रोपी। और भी एंट्रोपी परिवर्तन में जो है समतापी, समायतनी, रुद्धोष्म में अलग अलग प्रक्रमों में अलग अलग एंट्रोपी चेंज है तंत्र का, तो हम अगले वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।